फिल्म की शुरुआत धरती से करीब 1 किलोमीटर नीचे मौजूद एक सीक्रेट फैसिलिटी से होती है, जहां जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ मिलिट्री के लिए खतरनाक बायो वेपन्स भी तैयार किए जाते थे। इस फैसिलिटी को द हाइव के नाम से जाना जाता था। किसी को शक ना हो, इसलिए ठीक इसके ऊपर रैकून सिटी बसाई गई थी, ताकि दुनिया से इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी का असली राज छिपा रहे। यहाँ 400 से ज्यादा लोग काम करते थे और ज्यादातर कर्मचारी इसी फैसिलिटी के अंदर रहते भी थे। एक दिन द हाइव की एक लेबोरेटरी में एक अजनबी शख्स कुछ केमिकल्स को एक बॉक्स में रखता है और फिर एक नीले रंग का केमिकल जानबूझकर जमीन पर गिराकर वहां से भाग जाता है। कुछ ही सेकंड में वो केमिकल एक जहरीली गैस में बदल जाता है और एयर वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए पूरी फैसिलिटी में फैलने लगता है। तभी सिक्योरिटी सिस्टम इस केमिकल लीक को डिटेक्ट कर लेता है और पूरे हाइव में इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। इसके साथ ही फैसिलिटी के सारे ऑटोमेटिक डोर्स अपने आप लॉक हो जाते हैं, जिससे लोग जहां थे वहीं फंस जाते हैं। जिस लेबोरेटरी में केमिकल टूटा था, वहां अचानक पानी की तेज बौछार शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में पूरा कमरा पानी से भर जाता है और अंदर मौजूद साइंटिस्ट बाहर नहीं निकल पाते, जिससे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। इसके बाद पूरे हाइव में फायर सप्रेशन गैस छोड़ी जाती है। फैसिलिटी पूरी तरह सील्ड होने की वजह से ये गैस बाहर नहीं निकल पाती और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एक लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही उसकी बिजली भी काट दी जाती है। लिफ्ट अचानक कई मंजिल नीचे गिरती है और 2 फ्लोर्स के बीच जाकर अटक जाती है। अंदर अंधेरा छा जाता है और सिर्फ लाल इमरजेंसी लाइट जलती रहती है। वेंटिलेशन बंद होते ही लोगों का दम घुटने लगता है और वे मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा थोड़ा खुलता है और एक महिला कर्मचारी बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो आधी बाहर पहुंचती है, लिफ्ट अचानक फिर से एक्टिवेट हो जाती है और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। कुछ घंटे बाद कहानी रैकून सिटी से दूर एक सुनसान बंगलो में पहुंचती है, जहां एलिस नाम की एक लड़की अचानक बाथरूम में होश में आती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता और वो पूरे घर को ऐसे देखती है जैसे पहली बार यहाँ आई हो। तभी हॉल में उसकी नजर एक फोटोग्राफ पर पड़ती है। तस्वीर में वो एक आदमी के साथ खड़ी थी और देखकर लगता था कि वो आदमी उसका हस्बैंड है, लेकिन एलिस को ना वो आदमी याद था और ना ही अपनी शादी। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। एलिस दरवाजे के पास जाती है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अचानक एक आदमी उसे पकड़कर घर के अंदर खींच लेता है। एलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही आर्म्ड सोल्जर्स खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसाते हैं और उस आदमी को पकड़कर हथकड़ी लगा देते हैं। वो खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है और अपना बैज दिखाता है, जिस पर मैट नाम लिखा था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में मैट नाम का कोई ऑफिसर नहीं मिलता। मैट सफाई देता है कि उसकी रैकून सिटी में नई पोस्टिंग हुई है, इसलिए शायद रिकॉर्ड अभी अपडेट नहीं हुआ होगा। फिर भी कंफर्मेशन होने तक सोल्जर्स उसे हिरासत में रखते हैं। तभी उनका कैप्टन वहां पहुंचता है और एलिस को भी सोल्जर समझकर पूछता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। ये सुनकर एलिस खुद हैरान रह जाती है। तभी एक सोल्जर बताता है कि कुछ घंटे पहले बंगलो का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था और पूरे घर में नर्व गैस फैल गई थी। इसी गैस की वजह से एलिस बेहोश हुई थी और उसके साइड इफेक्ट्स के कारण उसकी पूरी मेमोरी चली गई थी। ये सुनकर एलिस ने पूछा कि आखिर वे लोग कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कैप्टन ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो एलिस और मैट को लेकर बंगलो के सीक्रेट बेसमेंट में पहुंच गया। वहां से एक अंडरग्राउंड रेलवे टनल निकल रही थी, जिसमें एक ट्रेन पहले से खड़ी थी। सभी ट्रेन में सवार होकर अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ने लगे। तभी एक कंपार्टमेंट खुलते ही एक बेहोश आदमी नीचे गिर पड़ा। एलिस ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो स्पेंसर था, वही आदमी जिसकी तस्वीर उसे बंगलो में मिली थी। उसे देखते ही एलिस को अपनी शादी से जुड़ी कुछ धुंधली यादें आने लगी। कुछ देर बाद स्पेंसर को होश आया, लेकिन उसकी मेमोरी भी गायब थी। ट्रेन एक बड़े स्टोरेज फैसिलिटी में पहुंची, जहां कैप्टन ने आखिरकार पूरी सच्चाई बताई। एलिस, स्पेंसर और बाकी सोल्जर्स असल में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करते थे और इस वक्त द हाइव के मेन एंट्रेंस पर खड़े थे। करीब 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड बना द हाइव रैकून सिटी के ठीक नीचे मौजूद था। ऊपर का बंगलो इसका इमरजेंसी एंट्रेंस था, जहां एलिस और स्पेंसर पति पत्नी बनकर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तरह रहते थे, ताकि किसी को हाइव का पता न चले। कैप्टन ने बताया कि पूरी फैसिलिटी को रेड क्वीन नाम की एडवांस्ड एआई कंट्रोल करती है। कुछ घंटे पहले रेड क्वीन ने अचानक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, हाइव को सील कर दिया और 400 से ज्यादा कर्मचारियों को मार डाला। उसने बंगलो में भी नर्व गैस छोड़ी, जिसके कारण एलिस और स्पेंसर की मेमोरीज चली गई। रेड क्वीन ने ऐसा क्यों किया, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। टीम को सिर्फ उसे शट डाउन करने का आदेश मिला था। इसके बाद सोल्जर्स ने हाइव का मेन डोर तोड़कर अंदर प्रवेश किया। रेड क्वीन उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर चुकी थी। मेन लैब पूरी तरह पानी में डूबी थी और उसमें एक साइंटिस्ट की लाश तैर रही थी। टीम वहां से आगे निकल गई, लेकिन उनके जाते ही उस लाश की आंखें खुल गईं। आगे एक कमरे में डाइनिंग हॉल की जगह कई बड़े मेटालिक कंटेनर्स रखे मिले। कैप्टन ने मैट के साथ 2 सोल्जर्स को वहीं रुकने का आदेश दिया और बाकी टीम को लेकर आगे बढ़ गया। तभी एलिस ने एक कंटेनर के अंदर झांका और वहां एक अजीब क्रीचर को कैद देखा, जिसके शरीर में केमिकल्स इंजेक्ट करके एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। क्रीचर बेहोश था और ये देखकर एलिस को समझ आ गया कि हाइव में इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। कुछ देर बाद टीम कंट्रोल रूम तक पहुंच गई। रेड क्वीन के चेंबर तक जाने वाला रास्ता एक लंबे कॉरिडोर से होकर जाता था। हैकर ने सिस्टम ब्रीच करके दोनों डोर्स खोल दिए और कैप्टन अपनी टीम के साथ अंदर बढ़ने लगा, लेकिन तभी रेड क्वीन ने दोनों डोर्स दोबारा बंद कर दिए और पूरी टीम को कॉरिडोर के बीच फंसा दिया। उसे पता चल चुका था कि ये लोग उसे शट डाउन करने आए हैं, इसलिए उसने लेजर डिफेंस
डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। पहली लेजर गर्दन की ऊंचाई पर तेजी से आई। कैप्टन और एक कमांडो नीचे झुककर बच गए, लेकिन महिला ऑफिसर समय पर रिएक्ट नहीं कर पाई और लेजर उसकी गर्दन के आर पार निकल गई। दूसरी लेजर कमर की ऊंचाई पर आई। एक कमांडो ऊपर लगे पाइप से लटक गया, जबकि दूसरा लेजर के ऊपर से कूदने लगा, लेकिन रेड क्वीन ने उसी वक्त लेजर को ऊपर उठा दिया और वो हवा में ही कट गया। अब कैप्टन अकेला बचा था। तभी हैकर ने डोर का एक्सेस कोड क्रैक कर लिया, लेकिन रेड क्वीन ने आखिरी चाल चली और कई लेजर्स को जोड़कर पूरा रास्ता एक डेडली ग्रिड में बदल दिया। कैप्टन के पास बचने की कोई जगह नहीं थी। लेजर ग्रिड उसके शरीर के आर पार निकल गया और कुछ पल बाद आगे बढ़ते ही उसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। इसके ठीक 1 सेकंड बाद कॉरिडोर का दरवाजा खुल गया। जब हैकर ने किसी तरह डोर्स दोबारा खोले तो कॉरिडोर में उसके साथियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया, लेकिन मिशन अधूरा छोड़ने को तैयार नहीं था। एलिस भी उसके साथ रेड क्वीन के चेंबर में पहुंच गई। हैकर ने तुरंत मेन कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट किया और शटडाउन प्रोसेस शुरू कर दिया। तभी सामने एक छोटी बच्ची का होलोग्राम दिखाई दिया, जो असल में रेड क्वीन थी। उसने चेतावनी दी कि अगर उसे बंद किया गया तो हाइव में मौत का तांडव शुरू हो जाएगा, लेकिन हैकर ने उसकी बात नहीं मानी और उसे शटडाउन कर दिया। रेड क्वीन के बंद होते ही पूरे हाइव की पावर चली गई, सारे ऑटोमेटिक डोर्स खुल गए और मैकेनिकल कंटेनर्स में चल रहा केमिकल फ्लो भी रुक गया। अब पूरे हाइव में सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थीं। दूसरी तरफ मैट के साथ कुछ सोल्जर्स एक दरवाजे पर तैनात थे। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। रिहाना आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी और उसे एक बीमार सी महिला दिखाई दी। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उस महिला ने अचानक उसके हाथ पर काट लिया और उस पर हमला कर दिया। तभी रिहाना का साथी वहां पहुंचा और उसने महिला को पीछे धकेल दिया। इसी झड़प में मैट की हथकड़ी की चाबी जमीन पर गिर गई, जिसे मैट ने देख लिया, लेकिन सोल्जर्स का ध्यान उस महिला पर था, जो अब और भी हिंसक हो चुकी थी। रिहाना ने तुरंत उसे गोलियों से भून दिया। गोलियों की आवाज सुनकर एलिस, स्पेंसर और हैकर भी वहां पहुंच गए। हैकर ने बताया कि उनके बाकी साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी सबने देखा कि जिस महिला को उन्होंने गोली मारी थी उसकी लाश गायब थी। अगले ही पल अंधेरे से कई और खौफनाक लोग निकलने लगे। किसी के पैर टूटे थे तो किसी का चेहरा बुरी तरह सड़ चुका था। वे सभी जिंदा लाशों की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वही महिला दोबारा रिहाना पर झपटी, लेकिन इस बार रिहाना ने उसकी गर्दन तोड़ दी। इसके बाद सोल्जर्स ने उन सभी ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां लगने के बावजूद वे बार बार उठ खड़े होते थे। रिहाना सबको लेकर दरवाजे की तरफ भागने लगी। तभी गोलियों से पास रखे एक मैकेनिकल कंटेनर में छेद हो गया और उसके अंदर की गैस बाहर निकलने लगी। अगले ही पल कंटेनर जोरदार धमाके से फट गया और उसके झटके से एलिस और मैट दूर जा गिरे। इस झटके से एलिस को अचानक एक पुरानी याद दिखाई दी, जिसमें वो किसी लड़की के साथ सीक्रेट डील कर रही थी, लेकिन वो लड़की कौन थी और डील किस बात की थी ये उसे याद नहीं आया। उधर मैट ने जमीन पर पड़ी चाबी उठाकर अपनी हथकड़ी खोल ली, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बीज से घिर गया। वे उसे मारने ही वाले थे कि एलिस ने सही वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचा ली। अब एलिस और मैट बाकी टीम से अलग हो चुके थे। खतरा बढ़ता देख स्पेंसर और बाकी सोल्जर्स वापस कंट्रोल रूम की तरफ भाग गए, लेकिन उनके जाते ही एक मैकेनिकल कंटेनर में बंद वो मिस्टीरियस क्रीचर जाग उठा और बाहर निकल आया। दूसरी तरफ एलिस और मैट अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। तभी मैट अचानक एलिस से अलग हो गया। उसे तलाशते हुए एलिस एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां कुत्तों के सारे केजेस खाली पड़े थे। तभी एक भयानक ज़ॉम्बी डॉग उसके सामने आया और उस पर झपट पड़ा, लेकिन एलिस ने जोरदार किक मारकर उसकी गर्दन तोड़ दी। इस हमले के बाद उसे अपनी पुरानी सिक्योरिटी ट्रेनिंग धीरे धीरे याद आने लगी। दूसरी तरफ मैट एक ऑफिस में पहुंचा जहां उसे अपनी बहन की तस्वीर मिली। वो उसे देखकर भावुक हुआ ही था कि तभी उसकी बहन अचानक सामने आ गई, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और मैट पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो उसे काट पाती, एलिस वहां पहुंच गई और उसका सिर कुचलकर उसे खत्म कर दिया। एलिस ने पहचान लिया कि ये वही लड़की थी जिसके साथ उसने कभी सीक्रेट डील की थी। जब उसने मैट से पूछा कि ये लड़की कौन थी, तो मैट ने बताया कि वो उसकी बहन थी। असल में मैट कोई पुलिस वाला नहीं था। वो नकली पहचान बनाकर अपनी बहन को ढूंढने हाइव आया था। दोनों सोशल वर्कर्स थे और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के खिलाफ काम करते थे। उन्हें पता चला था कि अम्ब्रेला टी वायरस नाम का खतरनाक वायरस बना रही है, इसलिए मैट की बहन हाइव में नौकरी करके उसका सैंपल चुराने वाली थी, ताकि उसका सच दुनिया के सामने लाया जा सके। इसके लिए उसने हाइव के कर्मचारी से डील की थी, जिसके पास सिक्योरिटी कोड्स थे, लेकिन उस कर्मचारी ने सैंपल उसे देने के बजाय खुद रख लिया, शायद ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए। ये सुनकर एलिस को अपनी पुरानी सीक्रेट डील की कुछ याद आई और उसे शक हुआ कि कहीं वो डील टी वायरस को लेकर तो नहीं थी और शायद उसी ने मैट की बहन को धोखा दिया था, लेकिन उसे पूरी बात याद नहीं आ सकी। तभी ज़ॉम्बीज दोबारा उनके पीछे पड़ गए और एलिस मैट भागते हुए रेड क्वीन के कंट्रोल रूम में पहुंच गए, जहां बाकी लोग भी मौजूद थे। अब वे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिरे थे। स्पेंसर ने वहीं रुककर मदद का इंतजार करने की बात कही, लेकिन रियाना ने बताया कि करीब 1 घंटे में हाइव फिर सील हो जाएगा और उससे पहले बाहर नहीं निकले तो वे हमेशा के लिए फंस जाएंगे। ये सुनकर एलिस रेड क्वीन के चेंबर में पहुंची और हैकर की मदद से उसे दोबारा एक्टिवेट कर दिया। साथ ही रेड क्वीन को एक रिमोट शटडाउन सिस्टम से जोड़ दिया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे एक बटन से खत्म किया जा सके। रियाना ने रेड क्वीन से पूछा कि मरे हुए लोग वापस जिंदा कैसे हो रहे हैं। रेड क्वीन ने बताया कि टी वायरस शरीर में बची इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर डेड सेल्स को फिर एक्टिवेट कर देता है, जिससे इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और सिर्फ खाने की इच्छा बचती है। अम्ब्रेला इसी वायरस से मिलिट्री
बायो वेपन्स बना रही थी, लेकिन वायरस वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए पूरे हाइव में फैल गया। संक्रमण को रोकने के लिए रेड क्वीन ने फैसिलिटी सील करके सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार दिया था, लेकिन टी वायरस ने उन्हें दोबारा ज़ॉम्बीज बना दिया। रेड क्वीन ने बताया कि ज़ॉम्बीज को दिमाग नष्ट करके या गर्दन तोड़कर मारा जा सकता है, लेकिन उनके काटने या नाखून लगने से कोई भी इंसान संक्रमित हो सकता है। आखिर में उसने साफ कहा कि टीम के कुछ लोग पहले ही इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए वो किसी को हाइव से बाहर नहीं निकलने देगी। ये सुनकर रियाना घबरा गई, क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी काट चुका था। एलिस ने रेड क्वीन को धमकी दी कि अगर उसने बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताया तो वे उसे हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे। मजबूर होकर रेड क्वीन ने उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल का रास्ता बता दिया। सभी वहां से आगे बढ़े, लेकिन टनल में भी ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया। जान बचाने के लिए वे ऊपर लगे पाइप्स पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे। बाकी लोग तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन हैकर के पहुंचने से पहले पाइप टूट गया और वो ज़ॉम्बीज के बीच गिर गया। ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े। तभी एलिस ने गोलियां चलाकर उन्हें पीछे हटाया और हैकर किसी तरह दोबारा पाइप पर चढ़ गया, लेकिन तब तक वो इन्फेक्टेड हो चुका था। उसकी गन में सिर्फ एक गोली बची थी, इसलिए उसने बाकी लोगों से आगे निकल जाने को कहा। थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज आई और सबको लगा कि हैकर ने खुद को खत्म कर लिया है, लेकिन असल में उसने एक ज़ॉम्बी को गोली मारी थी और मौका पाकर वहां से बच निकला था। दूसरी तरफ रिहाना की हालत लगातार बिगड़ रही थी और इन्फेक्शन उसे धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा था। लैब में पहुंचते ही एलिस को अपनी पुरानी यादों का एक हिस्सा याद आया। उसे समझ आया कि नीला केमिकल टी वायरस था, जबकि हरा केमिकल उसका एंटीवायरस। एलिस ने बताया कि अगर एंटीवायरस मिल जाए तो रिहाना को बचाया जा सकता है, और उसे पूरा यकीन था कि दोनों केमिकल्स इसी लैब में रखे थे। मैट ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता है। तब एलिस ने खुलासा किया कि टी वायरस चुराने वाली वही थी और उसने मैट की बहन से इसके लिए डील की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे अब भी याद नहीं था। जब वे केमिकल चेंबर में पहुंचे तो टी वायरस और एंटीवायरस दोनों गायब थे। तभी स्पेंसर को भी अपनी पुरानी यादें लौटने लगी। उसे याद आया कि एलिस मैट की बहन के लिए टी वायरस चुराने वाली थी और बदले में उसकी ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला को खत्म करना चाहती थी। लालच में स्पेंसर ने दोनों केमिकल्स पहले ही चुरा लिए और अपनी चोरी छिपाने के लिए जानबूझकर टी वायरस की एक शीशी लैब में तोड़ दी, जिससे पूरे हाइव में तबाही फैल गई। अब एलिस समझ गई कि इस साजिश के पीछे स्पेंसर था, क्योंकि उसके अलावा सिर्फ स्पेंसर को हाइव के सिक्योरिटी एक्सेस कोड्स पता थे। एलिस अपनी गन लेने बढ़ी, लेकिन स्पेंसर ने पहले ही उसे उठा लिया और उसकी तरफ तान दी। स्पेंसर ने बताया कि टी वायरस और एंटीवायरस दोनों उसके पास है। वो उन्हें लेकर हाइव से भागने के लिए ट्रेन तक पहुंच चुका था, लेकिन रेड क्वीन के डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही ट्रेन में नर्व गैस भर गई और वो बेहोश हो गया। तभी पानी से एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बाहर निकली और स्पेंसर पर हमला कर दिया। उसने किसी तरह उसे गोली मारकर खत्म किया और एलिस और मैट को कमरे में बंद करके आगे निकल गया। अब दोनों को डर था कि अगर टी वायरस गलत हाथों में पहुंच गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। तभी रेड क्वीन ने उन्हें लाइव फुटेज दिखाई, जहां स्पेंसर वायरस और एंटीवायरस वाला बॉक्स ढूंढ चुका था। खुद संक्रमित होने के कारण उसने एंटीवायरस उठाया, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले ही वही खतरनाक क्रीचर उस पर टूट पड़ा। एलिस ने रेड क्वीन से पूछा कि वो क्रीचर आखिर है क्या। रेड क्वीन ने बताया कि इसे लिकर कहा जाता है, जो टी वायरस के पुराने एक्सपेरिमेंट से पैदा हुआ था। लगातार एक्सपेरिमेंट्स और स्पेंसर के डीएनए को एब्जॉर्ब करने के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उधर हाइव के सील होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे और जिस कमरे में वे फंसे थे उसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए था। रेड क्वीन ने शर्त रखी कि पहले रिहाना को मारना होगा, क्योंकि उसका इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका था। एलिस और मैट ने साफ मना कर दिया। तभी अचानक हाइव की पावर चली गई और सारे डोर्स खुल गए। उसी वक्त हैकर वहां पहुंच गया। उसे जिंदा देखकर सब हैरान रह गए। हैकर ने बताया कि उसने रिमोट से रेड क्वीन को शट डाउन कर दिया है। सभी तुरंत ट्रेन की ओर भागे, जहां उन्हें स्पेंसर की लाश मिली, लेकिन लिकर गायब था। एलिस ने टी वायरस और एंटीवायरस उठाया और ट्रेन को बाहर निकालने लगी। उन्होंने रिहाना और हैकर को एंटीवायरस दिया, लेकिन तभी लिकर ने ट्रेन पर हमला कर दिया। उसने मैट को घायल किया और हैकर को पकड़कर बाहर फेंक दिया। एलिस ने उस पर गोली चलाई, मगर कोई असर नहीं हुआ। लिकर ने अपनी लंबी जीभ से एलिस को जकड़ लिया, लेकिन उसने लोहे की पाइप उसकी जीभ में घुसाकर खुद को छुड़ा लिया। दूसरी तरफ रिहाना पर एंटीवायरस काम नहीं कर पाया और वो ज़ॉम्बी बन गई। उसने मैट पर हमला किया, लेकिन मैट ने मजबूरी में उसे गोली मार दी। इसी दौरान एक बटन दबने से ट्रेन का नीचे वाला दरवाजा खुल गया और लिकर पटरी पर गिरकर मारा गया। हाइव सील होने से कुछ सेकंड पहले एलिस और मैट बाहर निकल आए। हाइव से निकलकर जैसे ही एलिस और मैट ट्रेन के जरिए ऊपर बंगले में पहुंचते हैं, मैट की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। लिकर के नाखूनों से लगी चोट के कारण टी वायरस उसके शरीर में तेजी से फैलने लगता है और उसका शरीर म्यूटेट होने लगता है। एलिस उसे एंटीवायरस देने ही वाली होती है कि तभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के वैज्ञानिक हैजमैट सूट्स पहनकर बंगले में घुस आते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। मैट की हालत देखकर वैज्ञानिक उसे तुरंत नेमेसिस प्रोग्राम के लिए ले जाने का आदेश देते हैं, जबकि एलिस को भी बेहोश करके मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी में पहुंचा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद एलिस की आंख एक बंद ग्लास चेंबर में खुलती है, जहां उसके शरीर में कई ट्यूब्स और मेडिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं। अम्ब्रेला उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी थी। एलिस किसी तरह खुद को उन ट्यूब्स से आजाद करती है और कमरे से बाहर निकलती है। पूरा फैसिलिटी सुनसान पड़ा था। जैसे ही वो बाहर सड़क पर पहुंचती है, उसके सामने एक भयानक नजारा होता है। पूरा
रैकून सिटी तबाह हो चुका था। हाइव से फैला टी वायरस अब शहर को अपनी चपेट में ले चुका था। सड़कों पर टूटी गाड़ियां, चारों तरफ सन्नाटा और तबाही देखकर एलिस समझ जाती है कि असली खतरा अब हाइव तक सीमित नहीं रहा। तभी उसे सड़क पर एक पुलिस कार दिखाई देती है। एलिस उसमें से शॉटगन उठाती है, उसे लोड करती है और आने वाली लड़ाई के लिए सड़क पर आगे बढ़ जाती है। यहीं फिल्म खत्म होती है और कहानी सीधे रेजिडेंट ईविल अपोकलिप्स 2004 की ओर बढ़ती है, जहां एलिस इसी तबाह हो चुके रैकून सिटी से बाहर निकलने की जंग शुरू करती है। अब सवाल था कि उसे ये शक्तियां कैसे मिली और एक्सपेरिमेंट लैब में मैट के साथ क्या हुआ। इसका जवाब मिलेगा रेजिडेंट ईविल अपोकलिप्स में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।